स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह और हम करने वाले हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ। आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि मार्केट है बिंदास। जी हाँ, मार्केट का मूड है एकदम बढ़िया। सोमवार को जब मार्केट खुला तो लोगों के मन में आशंका थी और लोग होपफुल थे, बहुत ज्यादा चाह रहे थे कि जो सीज फायर हमने देखा है बॉर्डर्स पे उसका असर मार्केट पर भी देखने को मिले। और एग्जैक्टली हुआ वैसा ही। मार्केट हो गया बम बम। और मार्केट जो हमने बॉर्डर पे देखा सीज फायर, वो सीज फायर नहीं, वो मार्केट में बन गया एकदम फायर। मार्केट वॉज टोटली ऑन फायर टुडे। और अगर हम देखें कि मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस करी है तो हम आज ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से हमने देखा कि निफ्टी 24,900 के पार बंद हुआ। लोग सोच रहे थे कि आज मार्केट बंद ही ना हो और 25,000 का आंकड़ा भी मार्केट छू ले। और भी बहुत सारे सेक्टर्स जिनको हमने बहुत टाइम से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था, सब में आज हमने देखी जबरदस्त तेजी। इसके और भी बहुत सारे कारण थे, वो हम आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट। जी हाँ, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट आज होने वाले हैं अरुण मंत्री जी, जो कि है फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। अरुण मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया नेहा जी एंड गुड इवनिंग सभी को जिन्होंने भी हमको ज्वाइन किया है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि वापस अपना ये शो डीआरएस इनसाइट्स में अभी लाइव चल रहा है। चलिए सर, आज देख लेते हैं मार्केट पे जो नजर डाल रहे हैं। आई थिंक ये वन ऑफ द फेवरेट डेज कहा जा सकता है, जो इन्वेस्टर्स के हिसाब से हम कह सकते हैं, जिस हिसाब से आज मार्केट ने परफॉर्मेंस करी। 4 साल की सबसे बड़ी इंट्रा डे तेजी के साथ आज मार्केट परफॉर्म करता हुआ दिखा। जैसा कि मैं अभी अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि हमने भारत पाक सीज फायर के बाद देखा कि मार्केट एकदम झूम उठा। निफ्टी 24,900 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी करीब 3.75% उछले। 4 साल में, जैसा कि मैंने कहा, एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है ये। निफ्टी 917, सेंसेक्स 2,975, बैंक निफ्टी 1792 अंक चढ़कर बंद हुए आज। और एनएससी की अगर बात कर लें, एनएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए। और जो सेक्टर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम सेक्टर्स में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो नोटवर्दी हैं, जिनमें हम काफी टाइम से एक तेजी या तो लोग देखना चाह रहे थे या निराशाजनक परफॉर्मेंस रही। स्पेशली अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में हमने आज तेजी देखी। रियलिटी में देखी, मेटल में देखी, कैपिटल मार्केट में देखी, टूरिज्म में, एनर्जी, ये जो सारे सेक्टर्स थे, ये सबसे ज्यादा हमने बढ़ते हुए देखे। तो अगर इफ आई अरुण जी, इफ आई स्टार्ट विद आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर अगर आज के सेशन में, इफ जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। मतलब लास्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कब ऐसा था कि आईटी सेक्टर हमने इतना एक दिन में प्रोग्रेस करते हुए देखा हो। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए नेहा जी, आपने एक्सेलेंट तरीके से पूरे मार्केट के बारे में बताया। निफ्टी आईटी को सभी लोग चेस करना चाहते थे, इनफैक्ट काफी लोगों ने नीचे में बाइंग भी की है, तो उनके लिए तो आज का दिन काफी बेहतरीन रहा है। पर निफ्टी आईटी का मेजर रीजन चलने का आपको पता ही है, ट्रम्प और चाइना के बीच में जो भी तनातनी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। इससे एक आस लगी है मार्केट को कि जैसे अगर चाइना के साथ डील हो सकती है तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के साथ ट्रम्प की डील अब इजीली हो जाएगी। तो अब ये भी अब मार्केट मान के चल रहा है कि अब नेक्स्ट जो बारी है वो जापान इंडिया की रहेगी। जापान इंडिया नेक्स्ट कैंडिडेट्स है मोस्टली। बात भी यही चल रही है कि इंडियन मिनिस्टर वापस अब यूएस जाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रेड डील के रिलेटेड जो भी बात चल रही थी। तो मुझे लग रहा है जो आईटी स्टॉक्स का चलने का रीजन है वो इंडिया, जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टैरिफ का तनातनी खत्म हुई है वो फर्स्ट रीजन है। सेकंड, आपने सही कहा, इंडिया पाकिस्तान का जो भी इशू अभी चल रहा है अभी वो भी खत्म हो चुका है, तो वहां से मार्केट को सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आए। तो आईटी पे मुझे लग रहा है प्योर बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका भी था, अभी भी मौके मिलेंगे आने वाले दिन में खरीदने के लिए। मुझे लग रहा है नेस्डैक की जो परफॉर्मेंस है उसका रेप्लिका इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है एक बुल रन चालू है और ये शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है जारी रहना चाहिए।
ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म वाला ये आप कह रहे हैं बुल रन चालू रहना चाहिए सर। जैसे हमने देखा यूएस ने 140% से 30% कर दिया चाइना का टैरिफ। तो इसीलिए हमने, जैसे कि हमने आईटी सेक्टर्स की बात करी, हमने मेटल शेयर्स में भी देखा कि मंडे को जबरदस्त इजाफा हुआ मेटल शेयर्स में। तो इस तेजी को अभी आप कमाई के मौके समझ रहे हैं या अभी थोड़ा संभल कर चलना चाहिए? देखिए डेफिनेटली अगर आपको याद होगा तो मेटल्स के गिरने का कारण चाइना ही था, क्योंकि चाइनीज अगर मांग कम होती है तो चाइना इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ मेटल। अगर मेटल्स चाइना में कुछ खराबी होती है तो मेटल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब चाइना के साथ डील हुई है, मेटल्स के इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, बेस मेटल्स के भी प्राइसेस बढ़े हैं, तो क्लियरली उसका रुझान पॉजिटिव इंडिया पे भी आपको देखने को मिल रहा है। पर एक छोटा क्लू अगर आप इसमें देखें तो इंडिया के लिए स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि जो चाइना वन पॉलिसी की बात हो रही थी, अब वो बात मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी पीछे होती जाएगी और इंडिया के लिए स्लाइटली नेगेटिव मान के चल सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील हुआ है। पर मोर और लेस चाइना में कुछ भी अच्छा होता है तो मेटल स्टॉक्स पे पॉजिटिव असर उसका जरूर देखने को मिलेगा। जी सर। सर एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को, स्पेशली हमें जो प्रोग्राम लेकर आए हैं वो इसीलिए है कि इस हमने आज मार्केट में तेजी देखी, तो इसकी वजह क्या रही, ये तेजी हम कब तक जारी रहती देख सकते हैं, और इस तेजी में मार्केट को जो नए रिकॉर्ड्स अगर मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, या फिर कितना बच के या संभल के चलना चाहिए, जो चीज दिख रही है वो वैसी है या वैसी नहीं है। एग्जैक्टली यही पॉइंट हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें। तो सर आप जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर हमारे व्यूअर्स को नजर रखनी चाहिए? देखिए अगर आपको याद होगा, डेफिनेटली मार्केट जब गिरा था, जब इंडिया का मार्केट 24,450 था, जब न्यूज की सुगबुगाहट शुरू हुई थी जो वार वगैरह होना है, वहां से मार्केट लगभग सिर्फ 400 पॉइंट ही गिरा, 24,000 तक गया, 23,950। अगेन सीज फायर की न्यूज आ गई सैटरडे को, फिर वापस मार्केट आज 24,400 500 के ऊपर जैसे ही निकला। जो भी कॉल राइटर्स थे जिन्होंने 24,500 24,600 के कॉल राइटर्स जिन्होंने ऑप्शंस बेच चुके थे, जो इस हफ्ते के ऑप्शन बेचे हैं, वो बुरी तरह फंस चुके हैं। अभी भी मैं डेटा देख रहा था कुछ देर पहले, अभी भी वो फंसे हुए हैं और वो निकलेंगे इस एक्सपायरी के आसपास। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 दिन मार्केट में तेजी रहेगी। अगर गिरावट आती है यूएस की वजह से तो वहां पर बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे जो लग रहा है शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 3 दिन के लिए एटलीस्ट इस एक्सपायरी तक मार्केट 25,000 की तरफ बढ़ रहा है, और नीचे में 24,400 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो 25,000 तक की टारगेट्स मुझे लग रहा है इस हफ्ते फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,000 के ऊपर 25,300। तो फ्राइडे तक के टारगेट आप 25,300 तक मान के चल सकते हैं, और नीचे में 24,500 एक सपोर्ट है। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है, 55,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन चुका है, और ऊपर में मुझे लग रहा है 56,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है। तो दोनों इंडाइसेस मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 दिन शॉर्ट कवरिंग का रुझान जरूर देखने को मिल सकता जी सर। अरुण जी, हमने ये डिस्कस कर लिया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, यूएस चाइना की जो ट्रेड डील्स हैं। आप दो और फैक्टर्स जो लोग कह रहे हैं मार्केट पे अभी जो असर डाल रहे हैं या आने वाले टाइम में भी थोड़ा डालेंगे, वो है यूक्रेन से जो सीधी बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं पुतिन, और चौथा जो फैक्टर है वो है कि 27 मई को मॉनसून केरल पहुंचेगा, जो कि रिपोर्ट आई है आईएमडी की। तो इन फैक्टर्स का भी मार्केट पे असर हम देख रहे हैं। है। तो मानसून का काफी बड़ा असर होगा मार्केट पे। अगर मानसून जल्दी आता है तो अर्निंग्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन कंपनीज पे। तो मानसून का तो डेफिनेटली आपने सही कहा, उसका 100% इम्पैक्ट रहेगा। यूक्रेन रशिया को मैं उतना तवज्जो आजकल नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग उसको भूल भी चुके हैं, और ऐसा कुछ वर्ल्ड में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वो हो भी रहा तो वर्ल्ड को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अच्छा। डेफिनेटली वो पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए। और एक चीज और पॉजिटिव रहेगी, अगर रशिया के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है तो रशियन जो ऑयल है वो भी मार्केट में आएगा। और रशियन ऑयल अगर मार्केट में आता है तो आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस नीचे जाते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है इसी वजह से इंडिया के लिए वहां से बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यूक्रेन रशिया का इशू थोड़ा बड़ा है, पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर मानसून का एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से आप कह रहे हैं मॉनसून इज अ बिगर फैक्टर, और यूक्रेन रशिया वाला फैक्टर इतना इम्पैक्ट करता हुआ शायद ना दिखे। अरुण जी, हमने देखा कि पिछले जो काफी दिन थे जिसमें हमने टेंशन्स देखे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एस्केलेट करते हुए, उसमें हमने देखा कि मार्केट ने सफर भी किया, हालांकि बैलेंस बनाने की कोशिश करी, पर फिर भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो एक नोटेबल बात निकल कर आई है वो है एफआईआईज, जो कि लास्ट अगर हम 11-12 दिनों की बात करें से वो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ टेंशंस एस्केलेटिंग, आपको ये वजह क्या लगती है कि एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे थे इंडिया में?
देखिए, एक तो दो वजह है। एक तो वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे हो गए थे कुछ दिन पहले की अगर बात करें। अर्निंग्स धीरे धीरे इंप्रूव हुई है इस क्वार्टर में, वो भी एक अच्छा चीज है। वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हैं, और चाइना के अलावा इंडिया चाइना के अलावा कोई बड़ा ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे एफआईएस को अपना पैसा ज्यादा जल्दी बनता हुआ नजर आए। तो चाइना वैसे ही सेकंड ऑप्शन होता है अगर दोनों में कंपेयर करते हैं। तो इंडिया स्वीट स्पॉट पे है, और चाइना के साथ जो भी चल रहा था इसके वजह से पैसा मुझे लग रहा है इंडिया में ज्यादा आया है एफआईएस का। अब यहाँ से थोड़ा डर है, वो आपको नोट करना पड़ेगा, इवन व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं। यहाँ से हो सकता है वापस पैसा आपको थोड़ा चाइना जाता हुआ नजर आए, क्योंकि चाइना के साथ जो भी चीजें सेटल हो रही है, तो हो सकता है पैसा वापस थोड़ा इनफ्लो चाइना की तरफ हो। तो फिलहाल मुझे लग रहा है चाइना की तनातनी की वजह से इंडिया में पैसा आया है, और ये पैसा मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए, और ये काफी पॉजिटिव मार्केट के लिए हो सकता राइट अरुण जी, अब जैसे हम बात करें भारत पाकिस्तान की टेंशन जो एस्केलेट हुई, अब सीज फायर हो गया और मार्केट भी अच्छा कर रहा है। तो जो हमारा एक सबसे फेवरेट सेक्टर रहता है जब भी हम एनालिस्ट से, आप जैसे मार्केट एनालिस्ट से बात करते हैं, वो है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर कितना मार्केट लुक्रेटिव लग रहा है आने वाले टाइम में? हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज अब अपनी क्षमता बढ़ाना चाह रही हैं डिफेंस को लेकर। तो जैसे कि फेवरेट स्टॉक्स हैं एचएएल, बीडीएल, मैस्डॉक, बीईएल, इनके बारे में थोड़ा इंसाइट दीजिए कि फ्यूचरिस्टिक अभी नियर फ्यूचर में क्या रहेगा। देखिए, हमेशा से मेरा फेवरेट बीएल, एचएएल और मैचडॉक ही रहे हैं। जितने भी इंटरेक्शंस किए हैं सभी से, लास्ट 3 महीने से हमेशा ये तीनों स्टॉक ही सुझाए हैं। बाकी स्टॉक्स भी अच्छे हैं, पर मुझे मोर और लेस अगर मैं स्क्रीनिंग करता हूं तो मुझे टॉप 3 में यही नजर आते हैं। और आपको एक बात शेयर कर देता हूँ, आज हमने मॉर्निंग में क्लियरली क्लाइंट्स से भी हमने ये शेयर किया था कि आज आपको डिफेंस स्टॉक्स खरीदने नहीं है, आज बेचने हैं। उसका एक रीजन है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली जो हम बात करते हैं। हम्म। क्योंकि सीज फायर हो रहा है मार्केट में, अब डिफेंस स्टॉक्स का वो फ्लेवर नहीं रहेगा, इसलिए आज हमने सेल कराया। जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस है, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को बिल्कुल छुआ नहीं है, उनको इंटैक्ट रखा है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, और करेक्शंस पे बाई करने की ही सलाह है। पर ट्रेडिंग पोजीशंस मुझे लग रहा है फिलहाल थोड़ा अवॉइड करें, करेक्शंस आने दें वापस स्टॉक्स में। और प्रिफरेबली जैसा कि आपने सही कहा, बीईएल, एचएएल और मैचडॉक, ये 3 मेरे फेवरेट स्टॉक हैं। इनमें करेक्शंस मिलते हैं तो बाई करना चाहिए। और मैचडॉक मुझे लग रहा है एफएनडो में भी आ चुका है, एफएनडो में भी आने वाला है, जो कि कल अनाउंसमेंट हुआ है। तो एफएनडो में आने के बाद उसकी चाल थोड़ी डिफरेंट रहेगी, उस पर भी नजर रखें। पर अगर 3 स्टॉक चुनने हैं तो मेरे ये 3 फेवरेट स्टॉक हैं। चलिए, इसी को लेकर एक सवाल आया है हमारे एक व्यूअर का, कॉमिक्स क्लब करके उनकी आईडी है। वो कह रहे हैं सर, एचएएल और मैस्डॉक के शेयर टारगेट प्राइस बताइए। देखिए, एचएल मुझे लग रहा है धीरे धीरे अगर आप 1 से 1.5 महीना देते हैं तो 5,000 की तरफ बढ़ जाएगा ये स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। आज एक थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला है, और काफी लोगों को स्ट्रेंज भी लगा होगा कि वॉर के टाइम पे जब मार्केट 900 पॉइंट ऊपर है, एचएल आपको माइनस क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। उसका एक ही रीजन है, वही जो मैंने कहा, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज वाली। तो मुझे लग रहा है 5,000 की तरफ एचएल आपको देखने को मिल सकता है। मैचडॉक मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगाएगा ऊपर जाने में, थोड़ा करेक्शन इसमें ड्यू है, तो करेक्शन आ सकता है। पर जहां तक मेरे चार्ट्स और मेरे रिट्रेसमेंट लेवल्स है, 3200 तक मुझे लग रहा है मैचडॉक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते तो लेवल्स ये नोट कर लीजिए आप। आपका सवाल अरुण जी ने ले लिया है। सर, कल्पेश जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय कौन सा सेक्टर शॉर्ट सेल कर सकते हैं और कौन सा सेक्टर पीई वाइज एक्सपेंसिव है। हैं। देखिए, एक्सपेंसिव तो काफी सेक्टर्स है, डिफेंस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये भी कोई सस्ता सेक्टर नहीं है, ये अभी भी एक्सपेंसिव है। और ऐसे स्टॉक्स आपको एक्सपेंसिव ही रहेंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक बिजनेस होते हैं। एचएल का अपना मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, बीएल का अपना मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, मैक्सगाउन जीआरएससी का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो आप वैल्यूएशंस देख के शॉर्ट ना करें, सेंटिमेंट देख के शॉर्ट करें कि कौन से सेक्टर्स अभी हो सकता है नीचे जाते हुए नजर आए। पर फ्रैंकली मैं बताता हूँ, आज मुझे कोई भी सेक्टर शॉर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आप कोई सेक्टर शॉर्ट करें। काफी लोगों ने मॉर्निंग में भी फार्मा के बारे में नेगेटिव व्यूज रखे थे, हाँ। या नेगेटिविटी थी, पर आप देखिए जाते आते फार्मा में भी बाइंग आपको देखने को मिली। तो फिलहाल कोई शॉर्टिंग वाले सेक्टर है नहीं। यूजुअली मेरा फेवरेट शॉर्ट रहता है मेटल्स में, पर मेटल्स भी मुझे लग रहा है फ्लेवर ऑफ द डे थे। तो फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा शॉर्ट वाला सेक्टर नहीं है। पर फिर कभी जब हम बात करेंगे, जब जरूर शेयर करूंगा, जब अगर कोई मेरा सेक्टर वापस रेडार पे आता है। डेफिनेटली। सब कमेंट्स आने बहुत शुरू हो गए अरुण जी, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे सारे व्यूअर्स के कमेंट्स, और बीच बीच में हम और भी डिस्कशन करते रहेंगे सेक्टर वाइज जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं। पीयूष पराशर जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज मुझे एंट्री लेवल बता दीजिए एरोफ्लेक्स और कैनरा बैंक में।
पीयूष पराशर जी है, एरोफ्लेक्स और कैनरा बैंक। एरोफ्लेक्स का बेटर है। मैं जो आपको बताऊं 165 के ऊपर निकलता है तो ही स्टॉक को बाई करें, क्योंकि इसका एक रीजन है, 165 पे बड़ा गैप है और ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है अभी तक। तो जब तक 165 के ऊपर ना निकले इसको बाई ना करें। तो अलर्ट लगा के रखें, 165 के ऊपर निकलता है तो इसको बाई अलर्ट लगाएं, 160 का स्टॉप लॉस लगा लें। कैनरा बैंक का एक्सेलेंट लेवल है, अभी भी इसको बाय करके चल सकते हैं। 100 के आसपास चल रहा है, 101 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएं 95 के नीचे। और मुझे लग रहा है स्टॉक 110 की तरफ बढ़ रहा है, तो 98 से 100 के बीच में मिलता है तो परफेक्ट एंट्री स्टॉक में हो सकती चलिए पीयूष जी, दोनों एरोफ्लेक्स और कैनरा बैंक के आपके सारे लेवल्स बता दिए हैं अरुण जी ने। अब सोनल घोष हैं, सोनल घोष कह रहे हैं कि एचबीएल इंजीनियरिंग के इनके पास 200 शेयर हैं और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 485। तो इनका सवाल ये है कि क्या बेच दूं या किस प्राइस तक होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रहे हैं, है। एक हफ्ते का ही। ठीक है, एक्सेलेंट। पहले तो इन्होंने एक्सेलेंट एंट्री की है, सेकंड स्टॉक भी काफी बेहतरीन है, वन ऑफ माय फेवरेट रहा है और अभी भी है। मुझे लग रहा है 540 तक स्टॉक जाएगा। 540 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अगर हाई भी देखें वो भी 540 तक गया था अप्रैल के हाई। तो मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक जाएंगे। और एक ये सेक्टर भी अभी फ्लेवर में रहेगा, एचबीएल इंजीनियरिंग, क्योंकि एचबीएल भी ऐसा स्टॉक है जो डिफेंस को अपनी चीजें बेचता है। तो वो भी एक ध्यान रखें। तो मुझे लग रहा है 540 तक एचबीएल इंजीनियरिंग का स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस 495 का लगा के रखें, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और 540 के पास अगर स्टॉक आता है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ऑल राइट सोनल जी, अरुण जी कह रहे हैं 540 तक जाने की उम्मीद है एचबीएल इंजीनियरिंग की, और स्टॉप लॉस 495 का बताया है अरुण जी ने। अब गोरखनंद यादव जी हैं, ये हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे एक बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं और हमेशा इनका सवाल जरूर आता है। ये कह रहे हैं जाइडस बाय सन फार्मास्यूटिकल्स के एंट्री लेवल क्या होने चाहिए। देखिए, दोनों का चार्ट अगर देखें तो जाइडस मजबूत नजर आ रहा है, 885 के पास चल रहा है। तो इसका जो 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज जो हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं वो 880 के पास है, तो 880 के पास मिलता है तो एक्सेलेंट एंट्री इसमें हो सकती है। 865 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। सन फार्मा अगेन फिलहाल के लिए अवॉइड करें, अगर जाइडस 880 के पास मिलता है तो उसको बाई करके चल सकते जी अरुण जी, ट्रम्प को लेकर आई थिंक सब लोग ही कंफ्यूज है, क्योंकि शायद ट्रम्प को भी खुद नहीं पता कि अगला स्टेप वो क्या लेंगे। हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली वो प्योर आप कह सकते हैं 2016 से जब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, पिछला उनका जो कार्यकाल था जब भी उन्होंने उन्होंने चाइना के साथ कोल्ड वॉर किया था, अब इस बार टैरिफ वॉर कर रहे हैं। तो हमेशा से उनका यही नजरिया रहा है, पर ये बार उनका एग्रेशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो इसी वजह से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को वो काफी आप बिजी भी रखते हैं और काफी हलचल मचा के रखते हैं। मेरे ख्याल से कि सब लोग यही सोचते हैं आज ये करेंगे, लेकिन जो वो बोलते हैं उस पर वो टिकते भी नहीं है। एब्सोल्युटली वो उनका नेचर रहा है और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स काफी हलचल या कह सकते हैं काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और यूएस मार्केट का चार्ट भी अगर आप देखें तो क्लियर वो चीज दिख रही है। एक दिन हाँ 1000 पॉइंट ऊपर होता है, एक दिन 500 पॉइंट नीचे होता है। तो काफी डिफिकल्ट टाइम्स हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए, क्योंकि ट्रम्प एरा में हमेशा से ही देखने को मिला। तो ट्रम्प एरा में सबको इस समय देखकर और संभल कर चलने की जरूरत है। सोनल घोष जी पूछ रही है वेल स्पन लिविंग का शॉर्ट टर्म व्यू एंड टारगेट फॉर सेलिंग। वेल स्पन लिविंग। देखिए, ये स्टॉक भी मेरा फेवरेट रहा है और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है और 145 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जब से जो भी डील हुई है हमारी जो यूके के साथ, इसका वन ऑफ द बेनिफिशियरी है। तो 145 का पहले तो स्टॉप लॉस लगाएं, चूंकि 145 का एक ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान दें। और ऊपर में मुझे लग रहा है 160 से 162 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें और 145 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑल राइट। तो सोनल जी, अरुण जी कह रहे हैं कि 145 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और टारगेट हो सकता है 160 से 162 के बीच। अरुण जी, हमजा और यमुना ब्रॉडकास्ट इनकी एक आईडी है, नाम तो लिखा नहीं है इन्होंने। इन्होंने मेरे को मैसेज किया है, कह रहे हैं कि प्लीज मुझे बताइए कि अगर मैं इस समय एंट्री ले सकता हूँ टीएसी और सेंको स्टॉक में, और जी, अगर नहीं हो एंट्री तो लेवल कौन सा होना चाहिए। एसएमई स्टॉक की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, टैक इन्फोसेक लिमिटेड यस मेरे यस, ख्याल से। ये आज 10% ऊपर है। एक्चुअली एसएमई स्टॉक्स को मैं फ्रैंकली ट्रैक नहीं करता हूं तो उस पर कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। तो बेटर है एक बार फंडामेंटल व्यू लेंगे तो ज्यादा बेटर है। आज वैसे भी 10% ऊपर था तो उस पर तो कोई व्यू रहेगा नहीं।
और हम्म। सेंको गोल्ड की ये बात कर रहे थे, तो सेंको हाँ। गोल्ड मेरा क्लियर अवॉइड लिस्ट में है, क्योंकि दो अच्छा। रीजन है। एक तो रिजल्ट्स खराब आए हैं और टेक्निकली हम्म। वीक है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर्स में मैं अपना व्यू थोड़ा नेगेटिव ही रखता हूँ। सिंपली एक मणप्पुरम, मुथूट और टाइटन को छोड़ के कोई भी दूसरे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में बाई की सलाह नहीं रहेगी। तो अच्छा। बेटर है सेंको को अवॉइड करें। और टैक इन्फोसेक जो ये बात कर रहे हैं, एक बार फंडामेंटल व्यू कभी किसी और से लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके। राइट। रजनीकांत नायक हैं, कह रहे हैं कि एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के इनके पास 150 शेयर हैं, प्राइस है 430 का, सिर्फ कह रहे हैं प्लीज गाइड। देखिए, एफकॉन वैसे कंपनी अच्छी है, पर टेक्निकली कोई पॉजिटिव रुझान नहीं है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। इनके बाई प्राइस से 1-2 रुपए जितना जो मैंने देख रहा हूँ ऊपर ही है। तो उछाल में बेटर है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो ये पहले स्टॉक रहेंगे जो जल्दी गिरेंगे। तो स्टॉप लॉस 4 to 5 का लगाए, छोटा स्टॉप लॉस लगाए, और 445 भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से एग्जिट। राइट। राइट रजनीकांत जी, आपको अरुण जी की राय मिल गई है इस पर। सर, एक और हमारे व्यूअर हैं, बिल्कुल रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे सबसे लॉयल हम कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स में से हैं, सचिन जादव जी कह रहे हैं कि अरुण सर से प्लीज पूछिए कि कोल इंडिया पर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास 300 शेयर हैं और मेरे प्राइस है 383 का, और इनका व्यू है 1 ईयर का। देखिए, एक्सेलेंट बाई किया है इन्होंने, और ये प्राइस भी काफी अच्छा है, क्योंकि आप देखें 350 380 इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। लगभग लास्ट 8 हफ्तों से स्टॉक यही ट्रेड कर रहा है। तो अगर इनका व्यू 1-2 साल का है, एक तो अच्छा 8-9% की डिविडेंड यील्ड है स्टॉक की, और टेक्निकली अच्छा है, करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो होल्ड करें। जितना मेरे चार्ट्स बता रहे हैं, 440 पहला टारगेट है और 475 दूसरे टारगेट रहेंगे। तो होल्ड करें, और मुझे लग रहा है डिविडेंड के साथ साथ प्राइस अप्रिशिएशन भी मिल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छी कंपनी बाय की है। 470 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते जी। अरुण जी, वैसे ये एक और मैसेज भेज रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर दया सिंह, नाइस टू सी प्लेटफॉर्म कमिंग अप विद अ वैरायटी ऑफ वैल्यूएबल एनालिस्ट्स, और कह रहे हैं वेलकम अरुण सर, हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखकर खुश हैं, और आप हम मेरे फेवरेट एनालिस्ट में से एक हैं। हैं। थैंक यू नेहा जी, आपने भी आज अपॉर्चुनिटी दी, तो आपको भी और व्यूअर को दोनों को ही मेरा धन्यवाद है। जी सर। सर, अब इफ्तिखार जी हैं, कह रहे हैं कि अरुण मंत्री सर से पूछिए कि मैंने इन्वेस्ट किया है एबीबी, एबीबी के 20 शेयर हैं मेरे पास 5500 के रेट पर, मैं क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, एबीबी चार्ट वैसे अच्छा है इसका ओवरऑल। कल रिजल्ट्स आए थे, जितना मुझे याद है फ्राइडे को रिजल्ट्स आए थे, इसके रिजल्ट्स मोर और इनलाइन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अच्छे ही थे। तो मुझे लग रहा है 6000 की तरफ ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर ये 2 से 3 हफ्ते का भी व्यू रखते हैं, तो 6000 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी उतना बुलिश नहीं है जितना मार्केट का बुलिश है। तो 5400 का स्टॉप लॉस जरूर अपने सिस्टम में या फिर अपने नोट में फीड करके रखें। मुझे लग रहा है 6000 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। राइट सर। शशिधरन जी हैं, शशिधरन जी पूछ रहे हैं कि पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट, मेरा जो बाय है वो है 838 का, 2 महीने का टारगेट ये जानना चाह रहे हैं, और स्टॉप लॉस भी पूछ रहे हैं। देखिए, एक्सेलेंट कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट भी अच्छा है। तो पहले तो क्योंकि ये प्रॉफिट में है, तो अपने कॉस्ट को हमेशा से, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा अपने कॉस्ट पे ट्रेल कर लें, ताकि आपका एक तो कैपिटल इंटैक्ट रहे और अब ज्यादा आप खोने, कोई स्टॉक में खोए नहीं। तो 865 चल रहा है, 835 के आसपास की आपकी बाइंग है। तो 835 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। और जहां तक टारगेट्स की बात है, मुझे लग रहा है 980 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 980 के टारगेट के लिए होल्ड करें। और एक चीज है, स्टॉक माना जाना भी जाता है बड़े मूव्स के लिए, तो बड़ा मूव कभी भी स्टॉक दे भी सकता है। तो 980 1000 ये दो ऊपर में टारगेट। ऑलराइट सर, एक और हमारे व्यूअर हैं दाऊद जी, वो कह रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट के ऊपर ये राय मांग रहे हैं, और कह रहे हैं इनके पास 385 पर 100 शेयर्स हैं, तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए, एक्सेलेंट एंट्री हुई है उनकी। इनफैक्ट आज हमने इस पर रिकमेंडेशन भी दिया है, इसके एज ए डिस्क्लोजर बता दें, 404 पे हमने दिया है, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल पैटर्न जो हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे उसका जो टारगेट आ रहा है 445 के आसपास आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है स्टॉक 440 445 की तरफ बढ़ेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करें 402, जो हमारा एंट्री प्राइस भी है। तो 402 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, और 445 का एक टारगेट ऊपर में मान के चलें।
ऑलराइट, 445 का टारगेट आप कह रहे हैं और 402 का स्टॉप लॉस। राइट। सर वीरेंद्र सोलंकी जी हैं, कह रहे हैं आईआरएफसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या इस समय? देखिए आईआरएफ। आईआरएफसी में कर सकते हैं, पर दिक्कत यही है, स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी उतना अच्छा नहीं है, मार्केट के साथ जरूर ऊपर जा सकता है। तो यूजुअली मेरी प्रेफरेबली वही बेट रहती है जहाँ पे शॉर्ट चार्ट अच्छा रहे, स्टॉक अच्छा रहे और एंट्री काफी अच्छी हो। पर इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर मुझे नजर आता है, इसलिए अगर बेटर है अवॉइड करके चले तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर ये बाई करना चाहते हैं तो लेवल जरूर बताऊंगा, 122 का स्टॉप लॉस लगाएं और 131 तक के टारगेट रखें। बाकी मेरी ज्यादा स्टॉक पे फिलहाल अभी बुलिश राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, पर ट्रेडिंग के लिए फिलहाल अवॉइड करके चलें। ऑलराइट। सर हमारे एक और व्यूअर हैं रजनीश जी, वो कह रहे हैं कि वेदांता पर सर थोड़ा कुछ बताइए। ठीक है, वेदांता एक्सीलेंट ब्रेकआउट हुआ है आज काफी दिन बाद, अगर आप देखें तो 420 के ऊपर स्टॉक निकला है। तो मुझे लग रहा है इसमें रैली कंटिन्यू रहेगी, और वैसे भी चाइना अगर सुधरता है तो मेटल स्टॉक्स की रैली होनी भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है 455 460 की तरफ एक स्टॉक बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है 460 के आसपास जाके वापस स्टॉक गिर सकता है। तो अगर आपने ले रखा है तो 460 का एक टारगेट जरूर मेंटेन करें। राइट अरुण जी। अरुण जी, उदय प्रमाणिक हैं, ये तीन ऐसे शेयर्स पूछ रहे हैं जो मेरे ख्याल से काफी लोगों के फेवरेट रहते हैं और हमेशा हर डिस्कशन में आते हैं। पहला तो है गेल। देखिए गेल मेरा भी फेवरेट शेयर है, इनफैक्ट हमने एक रिपोर्ट निकाली थी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें गेल गेल हमने रिकमेंड किया है 180 के आसपास। तो 188 अभी भी चल रहा है, वो ज्यादा कुछ 2 या 3% ऊपर ही है। तो एक्सेलेंट स्टॉक है, अगर इसको लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लें। शॉर्ट टर्म में ये आपको काफी सताएगा स्टॉक, ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है भी नहीं। अच्छा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना लेना चाहते हैं तो काफी बेहतरीन कंपनी है, इसको लेके चल सकते राइट, गेल आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए सही है। फिर दूसरा जो इन्होंने पूछा है वो है एनएमडीसी। हैं। देखिए एनएमडीसी भी अगेन ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स भी इसके अच्छे हैं, पर अगेन ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसपे आप ज्यादा रिलाई कर पाए। पर ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है काफी एक्सेलेंट स्टॉक है, और रिसेंट ब्रेकआउट भी आया है, तो इसको बाई करना चाहे तो कर सकते हैं। 73 का टारगेट रखें और 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन। तो इन दोनों के एंट्री लेवल्स अगर किसी को करने हो तो क्या? करंट लेवल पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करंट लेवल पे भी करें, पर मौका मिले, जितना ज्यादा मौका मिले, थोड़ा डिप मिलता है तो और अच्छा है। करंट लेवल पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। उसका रीजन ये है कि 900 पॉइंट निफ्टी चला है आज, ऐसा ऐसी रैली हमने हम्म। जैसा कि आपने कहा 4 साल में हाँ। फर्स्ट टाइम देखी है। तो उस चीज को मायने रखते हुए स्टॉप लॉस जरूर लगा के। ऑलराइट। अरुण जी सबको सलाह दे रहे हैं स्टॉप लॉस की, तो जो भी लेवल्स बता रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस भी आप लोग प्लीज अच्छे से नोट कीजिए। और सर तीसरा जो इनके पास इन्होंने पूछा है शेयर वो है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल भी मुझे लग रहा है बेहतरीन चार्ट है इसका, पर ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको 2 3 4 दिन में बड़ा मूव दे दे। ये ऐसा स्टॉक है जब ट्रेंडिंग होता है, जब काफी फास्ट चलता है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है अच्छे करेक्शन के बाद मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक हो सकता है। ट्रेडिंग के कोई टेक्निकल ट्रिगर नहीं है अभी तक, तो ट्रेडिंग के लिए तो फिलहाल अवॉइड करें। पर अगर आप पोर्टफोलियो में छोटा मोटा अगर इसको आप अपना जगह दे सकते हो तो काफी अच्छा स्टॉक है, और मार्केट का प्रॉक्सी है। क्योंकि अभी तक 10 करोड़ 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है हमारे पास, हम्म। एक्सपेक्टेशन है कि 30 40 करोड़ तक जाएंगे। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसका सीडीएसएल होता है। तो मुझे लग रहा है सीडीएसएल को पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें, फिलहाल चार्ट ऐसा कोई टेक्निकल ट्रिगर बता नहीं रहा है। राइट, सीडीएसएल की आप रेकमेंडेशन पोर्टफोलियो के लिए दे रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए भी यू आर आस्किंग टू अवॉइड। वीरेंद्र सोलंकी जी मोरपेन लैब के बारे में पूछ रहे हैं, इनके पास 60 के रेट पर 4000 शेयर है और ये पूछ रहे हैं क्या होल्ड करूं या निकल जाऊं। लास्ट वीक भी इन्होंने फिलहाल यही मोरपेन लैब पे ही सवाल पूछा था। देखिए अगेन ये एक ऐसा स्टॉक है जो रोज मेरे पास भी एक दिन 2 दिन में एक उस पे क्वेरी आती ही आती है, क्योंकि ट्रेडर फ्रेंडली है। ये मोरपेन लैब हो गया, सुजलॉन हो गया, इरेडा हो गया, ये सभी स्टॉक्स पे क्वेरी रोज आती है। मोरपेन लैब पे जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 58 का लगाना है। 58 राइट। के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें, और ऊपर में 65 67 तक के टारगेट। ऑलराइट, सो आप कह रहे हैं 58 पे स्टॉप लॉस लगे और उससे नीचे जाता है तो एग्जिट ले लेनी चाहिए। राइट। अब हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है, वो है सतीश जोशी जी का। वो खुद ही एड्रेस कर रहे हैं सारे मेंबर्स को, कह रहे हैं हाय मेंबर्स, अरुण सर का एनालिसिस इज एक्यूरेट
और क्योंकि रवि सर हमारे शो पे आते रहे हैं काफी, तो उन्होंने लिखा है जैसा कि रवि सर का एनालिसिस होता है, मैं रवि सर और अरुण अरुण सर दोनों को बहुत फॉलो करता हूँ। और आप लोग नोट करते रहिए जो सर लेवल्स बता रहे हैं उसको। तो मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमारी कोशिश यही है कि मार्केट के जितने भी अच्छे एनालिस्ट हैं जिनको आप वैसे भी देखते हैं और जिनको आप फॉलो करते हैं, वो सब हमारे चैनल पर भी आपको दिखें और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस आप तक जरूर पहुंचे। तो हमारी कोशिश यही है। और इसी के साथ अरुण सर, एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। जी बिल्कुल। और एक चीज मैं शेयर कर देता हूँ रवि सर से, रवि सवरी सर के साथ तो मैं काम भी करा हुआ हूँ एक एक ड्यूरिंग द वन टाइम, तो वो भी एक सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। और रवि सर को मैं काफी क्लोजली जानता भी हूँ और उनके साथ काफी कुछ सीखा भी है। तो वो एक चीज मैं सबके साथ शेयर भी करना चाहता चलिए अरुण जी, आई थिंक हमारा ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि सब लोगों का एक यहाँ पे वेलकम है। और सब लोग आते हैं और हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है यहाँ। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, डीआरएस इनसाइट्स है हमारी मेंबरशिप, जैसा कि आप देख सकते हैं 67,000 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जो हमारा ये है कि हम क्लोज नेट ग्रुप है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हैं वो काफी लॉयल हैं, एक बेस है जो काफी टाइम से बना हुआ है। और हम लोग मोर ऑफ अ फैमिली हैं। अगर बाय चांस किसी का कमेंट छूट भी जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम बाद में प्रोग्राम के बाद जाकर एक्सपर्ट से राय लेकर उसको फिर रिप्लाई करें। तो हमारा कोई भी हूँ। मेंबर, स्पेशली हमारे जैसे मेंबरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, मगर कोई वो भी होते हैं तो उनको भी ना छोड़ा जाए। और साथ के साथ जो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी हम लोग स्पेशली ख्याल रखते हैं, ताकि एक क्लोज नेट ग्रुप हमारा बना रहे। और आप जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं तो उसको उनको बहुत अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाती है। सर अब एक और ऐसा शेयर है, इरेडा एंड यस बैंक, जो कि काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने उनको क्लब करके एक साथ ले लिया है। और सर ये बताइए कि इन दोनों को लेकर आपकी सलाह क्या होगी। देखिए इरेडा पे हमने एक व्यू बनाया था 160 का, 155 का स्टॉप लॉस हमने सुझाया था कुछ दिन पहले। और यही स्टॉप लॉस सभी के साथ सुझाया था हमने, थोड़ा ऊपर किया है उस स्टॉप लॉस को 160 का कर दिया है, क्योंकि मोमेंटम बना है और कम से कम लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे और कम से कम उनका नुकसान हो। उस हिसाब से हम स्टॉप लॉसेस को प्योर टेक्निकल बेसिस पे एडजस्ट करते रहते हैं। तो 160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इरेडा का चार्ट काफी मजबूत नजर आ रहा है और 175 तक मुझे लग रहा है इसमें रैली कंटिन्यू हो सकती है। ऑलराइट। सर जैसा कि हमने सेक्टर्स की बात करी थी आज, जैसे कि हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स थे जो कि काफी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, जैसे कि आईटी है, रियलिटी है, मेटल है, कैपिटल मार्केट, टूरिज्म, एनर्जी। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मेटल के बारे में, आईटी के बारे में। और डिफेंस भी हमने अलग से डिस्कस कर लिया है। तो अब आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर अभी वी शुड कीप अ क्लोज आई। देखिए अभी तक अगर आपको याद होगा, आप डेफिनेटली मार्केट ट्रैक करेंगे तो निफ्टी ऑटो काफी गिरा था टैरिफ के न्यूज की वजह से। हम्म। रोज कोई ना कोई टैरिफ लगते थे, निफ्टी पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स पे लगते थे, कभी ऑटो कंपनीज पे लग जाते थे, कभी किसी ना किसी कंपनी के ऊपर आपको टैरिफ्स या फिर किसी ना किसी कंट्री पे टैरिफ्स जाते हुए नजर आते थे। और ऑटो ऐसा सेक्टर है जो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है और पूरे वर्ल्ड में ये चीज एक्सपोर्ट होती है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो डार्क हॉर्स हो सकता है वो निफ्टी ऑटो हो सकता है। तो निफ्टी ऑटो पे मेरी नजर है। खासकर मारुति, हीरो मोटो, बजाज ऑटो जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वहां पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो एक छोटा हिंट है, निफ्टी ऑटो पे नजर रखें। वो मुझे स्टॉक लग रहा है डार्क हॉर्स हो सकता है, क्योंकि वो गिरा भी टैरिफ की वजह से था और चलेगा भी टैरिफ की वजह से। तो वो सेक्टर पे जरूर ध्यान रख के चल सकते राइट, थैंक यू फॉर द टिप। सर अब हमारे पास सवाल आया है कोचिन शिपयार्ड का। वो है कुलवीर जी जो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर कोचिन शिपयार्ड का टारगेट क्या होना चाहिए। हैं। कोचिन शिपयार्ड 2.5% ऊपर था, 1560 का इसका टारगेट बन रहा है जो भी चार्ट पे रेजिस्टेंसेस है। 1560 मुझे लग रहा है इजीली क्रॉस नहीं करेगा, और करता है तो वेल एंड गुड है। पर 1560 का एक टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1500 के नीचे लगाता है। ओके। क्योंकि ये भी ऐसे शेयर मेरे ख्याल से जो काफी लोग पूछते हैं और काफी रहता है हमेशा डिमांड में। शशिधरन जी हैं, वो जीई वर्नोवा टीएनडी के ऊपर पूछ रहे हैं 1 ईयर टारगेट। इन्होंने कौन सा स्टॉक पूछा है? सर जीई वर्नोवा टीएनडी। ओके, जीई वन, अगेन ये भी बीएससी वाला स्टॉक है।
हम्म। एनएससी में भी इसका मैं एक बार टिकट ढूंढ लेता हूँ, जिसका चार्ट काफी अच्छा है जहां तक चार्ट पे नजर है। फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग है नहीं, पर मुझे लग रहा है ये फ्रेश मूव देने के लिए तैयार है, और ऊपर में 1820 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो अगर इन्होंने एंट्री कर ली है तो काफी अच्छी एंट्री इनकी हुई है। 1820 के तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस 1632 का लगा के रखें, तो ऑलमोस्ट 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो होल्ड करके चल सकते राइट, तो आपको ऑलरेडी टारगेट भी मिल गया और साथ में स्टॉप लॉस भी मिल गया कुलवीर जी। और सर, जैसे कि आईटी सेक्टर ने आज बड़े टाइम बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो टीसीएस को लेकर आपका क्या व्यू है? हैं। देखिए टीसीएस अगेन टॉप आप कह सकते हैं कंपनी है ओवरऑल आईटी में। जहां तक की बात है, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। रेजिस्टेंसेस अब नजदीक आ रहे हैं, 3740 तक मुझे लग रहा है। अगर एक्सटेंड होती है रैली तो 3720 3740 वहां तक हो सकती है। तो ब्रेकआउट है, इसलिए मुझे लग रहा है मोमेंटम कल भी कैरी होना चाहिए, और 3720 तक के टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। पर इसमें मेरी नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। और हम्म। वैसे इंडेक्स हैवी वेट है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कह सकते हैं साइडवेज भी हो सकता है। पर जिन्होंने ले रखा है वो 3700 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चल सकते राइट, सो टीसीएस के टारगेट्स भी पता चल गए आपको, और व्यू भी मिल गया कि एंट्री करनी चाहिए या नहीं। तो एनएचपीसी को लेकर व्यू? हैं। देखिए एनएचपीसी टेक्निकली साइडवेज है, एक बड़ा ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला था। आप कह सकते हैं 85 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा ये स्टॉक साइडवेज हो सकता है। फिलहाल इसकी जो रेंज है 78 और 90 इसी के बीच में रहनी चाहिए। तो फिलहाल कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये 18 से ये 10 से 12 रुपए के बीच में मुझे लग रहा है स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। ओके। और सब बीडीएल को लेकर एनएस गायकवाड़ जी हैं, वो पूछ रहे हैं बीडीएल का इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 1620 का। कह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या एग्जिट, टारगेट्स पूछ रहे हैं देखिए बीडीएल। इन्होंने बीडीएल 1620 पे बाई किया है, और हो सकता है जो चार्ट बता रहा है इन्होंने लास्ट ईयर बाई किया होगा, क्योंकि रिसेंटली तो स्टॉक 1620 गया नहीं है। तो मुझे लग रहा है 1620 तो आपको इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट 3-4% ही दूर है। तो आराम से आपको नेक्स्ट एक या दो हफ्ते में प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, चूंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 1520 के ऊपर, तो 1500 का स्टॉप लॉस लगाएं, 10-20 रुपए का क्वेश्चन और रखें। 1500 के स्टॉप लॉस का होल्ड करें। मुझे लग रहा है इजीली आपको स्टॉक 1670-80 तक जाता हुआ नजर आएगा। ओके। तो गायकवाड़ जी, आपको मिल गया एक वंडरफुल इंसाइट उसके लिए, बीडीएल के लिए। अब सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए क्या व्यू रहेगा? देखिए अगेन ये एक ऐसा स्टॉक है, काफी इन्वेस्टर्स को सत्ता है स्टॉक में, ओवरऑल कोई रिटर्न भी देखने को मिले नहीं है। तो नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है, पर इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 156 का है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 17 रुपए दूर है, पर मेरे पास कोई दूसरा लेवल है नहीं, हम्म। क्योंकि स्टॉप लॉस वही बैठता है। तो जिन्होंने ले रखा है 156 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और ऊपर में मुझे लग रहा है 185 तक एक बार ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं 156 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और 185 की रैली देखने को मिल सकती है अगर हम एससीआई की बात करें तो। राइट। सर, और एक हमारे व्यूअर हैं और वो पूछ रहे हैं कि अगर आप कहीं आरवीएनएल में जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड इन्होंने देखा है कुछ टाइम तक, तो ये कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसके बारे में? ठीक है आरबीएनएल होल्ड करें। रेलवे पैक में मेरा ये फेवरेट स्टॉक है, नो डाउट। ये अभी चला नहीं है, पर ये जब चलेगा काफी फास्ट मूव दे सकता है, क्योंकि वन ऑफ द दिग्गज आप कह सकते हैं कंपनी है। और ये एफ एंड में भी आने वाला है, तो उसका भी एक ध्यान रखें। शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लग रहा है 385 तक के रहेंगे। 385 निकलता है तो 410 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिला है, और मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 380 हो सकता है इसी हफ्ते दिखाते हुए नजर आए। ऑलराइट। सर, जैसे हम अभी आपने रेलवे के बारे में बताया, तो रेलवे सेक्टर को लेकर कोई व्यू बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए रेलवे में मुझे दो से तीन स्टॉक ही पसंद है। एक तो आईआरएफसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आरबीएनएल मैंने ऑलरेडी कहा, वो एक स्टॉक आप मान के चल सकते हैं, अच्छा है। थर्ड इरकॉन रहेगा। इरकॉन फंडामेंटली थोड़ा सस्ता स्टॉक है, टेक्निकली भी अच्छा है। वैगन स्टॉक पे मेरा व्यू थोड़ा साइडवेज है, जो भी कंपनी वैगन्स बनाती है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस के थोड़े स्ट्रेच वैल्यूएशंस है, और स्टॉक के टेक्निकल्स भी अच्छे नहीं है। तो तीन स्टॉक अगर चुनना है तो आईआरएफसी, आरबीएनएल और इरकॉन रहेंगे। ऑल राइट। थैंक यू अरुण जी, आज आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपने इतनी अच्छी इंसाइट हमारे व्यूअर्स को दी और इतने सारे उनके सवाल लिए। आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि हमें दिख भी रहा है कमेंट से। एंड वील सून बी कमिंग टू यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस सम अदर डे।
थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? डिस्क्लेमर एक ही है, नेहा जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया, क्लियर सेम व्यू सभी के साथ डिस्कस किया है। और क्लाइंट्स और जो भी हमसे एडवाइस लेते हैं उनके पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। All right. Thank you so much, sir. And thank you to all our viewers and members जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और हमसे अपने क्वेरीज पूछे। हम लोग बहुत जल्द दूसरा प्रोग्राम लेकर आपके पास आएंगे। थैंक यू। नमस्कार।